हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने समझ लिया था कि कितने टाइप्स के बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं, कौन से टेंडर का क्या मतलब है, कौन सा टेंडर किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, कौन सी कैटेगरीज के लिए कौन सा टेंडर होगा, अगर कोई कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए कस्टम टेंडर होगा। बीओक्यू टेंडर का क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ बिडिंग हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे कि कितने प्रकार के टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अब आगे मूव करेंगे और सारे ही टेंडर्स को पार्टिसिपेट करके देखेंगे कि आप किस तरीके से उन टेंडर्स में पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड मतलब कैटेगरी बेस्ड टेंडर आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने बताया था कि जैसे ही कैटलॉग बनाते हो, चाहे आप प्रोडक्ट का बनाते हो चाहे सर्विसेज का बनाते हो, सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उस सर्विसेज से रिलेटेड टेंडर शो करना या फिर आपकी प्रोफाइल में दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब उस टेंडर में पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगा वो हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से आपको टेंडर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपलोड करना है और एक फुली कॉम्प्लाइंट बिड किस तरीके से आपको सबमिट करनी है। टेंडर डॉक्यूमेंट समझना या फिर पढ़ना हम लोग समझेंगे किस तरीके से बायर की जो रिक्वायरमेंट है उसे समझ के आपको क्या क्या ऑफरिंग देनी है। जो जो डॉक्यूमेंट्स बायर ने डिमांड करे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बायर को देने हैं ताकि आप टेक्निकली कहीं पे भी डिस्क्वालीफाई ना हो, या फिर हर एक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, कौन से डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में आपको क्या सबमिशन देना है, वो सारी ही चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और एक टेंडर को पार्टिसिपेट करके देखेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई बायर से क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई टेंडर गलत फिल कर दिया तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो वो सारी ही चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और पार्टिसिपेट करके देखते हैं कि किस तरीके से आप एक कैटेगरी बेस्ड टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो आप लॉगिन करोगे अपनी प्रोफाइल में। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊपर टॉप में बिड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सेम उसी तरीके से जैसे हमने लॉग आउट करके समझा था कि कितने टाइप्स के बिड जेम पे अवेलेबल है। लॉगिन करने के बाद भी सेम उसी तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको उन्हीं कैटेगरीज के टेंडर दिखाएगा जिन कैटेगरीज की कैटलॉगिंग आपने अपनी प्रोफाइल में करी हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ना एक एडिशनल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बाय कैटेगरी का। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको वो कैटेगरीज दिखाता है या फिर यहाँ पे आपको वो कैटेगरीज देखने को मिलती है जिसका कैटलॉगिंग आपने अपनी प्रोफाइल में कर रखा है। तो मेरी प्रोफाइल में आपको यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज दिख रही है, बट आपकी प्रोफाइल में दो चार पांच कैटेगरीज देखने को मिलेंगी जिसमें आप लोग डील करते हो। तो जिस भी कैटेगरी का आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है ना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको सर्च करोगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें ब्रूम का टेंडर पार्टिसिपेट करना है, तो ब्रूम की कैटेगरीज को मैंने सेलेक्ट किया। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, मुझे ब्रूम के टेंडर दिखाना यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। अब जिस भी टेंडर में आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ये ऑप्शंस आते हैं, कुछ आपको अंडरटेकिंग्स देनी है। ये है आपके कॉम्प्लाइंस रिगार्डिंग बेनिफिशियल ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये लैंड बॉर्डर शेयरिंग से रिलेटेड डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देनी है। मेनली इसके पीछे का ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो चाइना से बिलोंग तो नहीं करता। तो ये डिक्लेरेशन आप दे दोगे और इसे आगे प्रोसीड करोगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, बिड डिटेल्स। बिड डिटेल्स में क्या देखने को मिलता है, स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, बिड वैलिडिटी कितना है, और यहाँ पे बायर की डिटेल्स आपको दी गई है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। स्टार्ट डेट और एंड डेट से सबको समझ में आता है कि उस टेंडर का स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। उसके बाद है बिड वैलिडिटी। बिड वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप जिस भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हो और उस टेंडर में जो भी रेट आप कोट कर रहे हो तो वो कितने टाइम तक वैलिड है, मतलब कितने दिन तक आप बाउंड हो बायर के साथ उसी प्राइस में ऑर्डर सप्लाई करने के लिए। मतलब इस टेंडर की जो बिड वैलिडिटी
है 30 डेज की है। वो कब से स्टार्ट होती है, जब बिड की एंड डेट होती है। मतलब इस बिड की जो एंड डेट है वो 22 मार्च 2024 है। 22 मार्च 2024 के बाद एक महीना आपका जो प्राइस है ना वैलिड रहेगा। मतलब 22 अप्रैल 2024 तक अगर बायर आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है, तब तो आपको सेम प्राइस में देना है। बट अगर 22 अप्रैल 2024 के बाद अगर बायर आपको ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करेगा ना, तो बायर को पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ती है कि आपने जो एक महीने पहले प्राइस डाला था, उसी प्राइस में अब आप सप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि आप कितने टाइम तक आप जो प्राइस कोट कर रहे हो उसकी कितनी वैलिडिटी है, कितने टाइम तक आप बाउंड हो। अगर एक विद इन 30 डेज ना अगर आपको ऑर्डर आ जाता है, तो आप बायर को ये नहीं बोल सकते कि अब तो इसका मार्केट में प्राइस बढ़ गया है, मैं अब उस कम रेट में नहीं दे सकता, या फिर मार्केट में स्टॉक नहीं है। तो आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। इस टाइम पीरियड में तो आपको मटेरियल उसी रेट में सप्लाई करना होगा जो एट द टाइम ऑफ बिडिंग आपने डाला है। बट इस टाइम के बाद अगर बायर ऑर्डर प्लेस करने जाएगा, तो बायर को पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ती है, जो भी एलेवन बिडर होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि आपने जो पहले रेट डाला था उसी में आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते। क्योंकि कभी कभार केसेस ऐसे होते हैं कि प्राइसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं मार्केट में मटेरियल के, कभी कभार ऐसा होता है कि वो मटेरियल ही आना बंद हो जाता है। तो उस केस में बायर को पहले आपसे कंफर्मेशन लेना होता है। उसके बाद है यहाँ पे बायर। बायर वो होता है जो टेंडर निकालता है, मतलब टेंडर लाइव करता है, फ्लोट करता है, बनाता है। यहाँ पे ऊपर आपको कंसाइनी दिया होता है। कंसाइनी वो है जहां पे आपको मटेरियल पहुंचाना है। मतलब ये वो एड्रेस होता है जहां पे आपको अपने मटेरियल की डोर डिलीवरी देनी है। बायर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे केसेस में बायर और कंसाइनी सेम होते हैं, बट बहुत सारे केसेस में बायर और कंसाइनी अलग अलग भी होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आपको कोई भी टेंडर प्रिपेयर करना है या फिर टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, हमेशा ना आपको कंसाइनी की लोकेशन चेक करनी है। क्योंकि यही वो लोकेशन है जहां पे आपको कल को मटेरियल डिलीवर करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि टेंडर निकला है दिल्ली से, मटेरियल आपको देना है केरला में। तो कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि दिल्ली वाली लोकेशन, बायर आपका है दिल्ली का, दिल्ली की लोकेशन देख के फ्रेट कैलकुलेट करके टेंडर पार्टिसिपेट कर देते हैं। बट जब ऑर्डर आता है, तब उन्हें पता लगता है कि मटेरियल तो केरला देना है, क्योंकि उन्होंने कंसाइनी चेक नहीं किया था। तो आपको कंसाइनी चेक करना है कि कंसाइनी का एड्रेस क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको टेंडर पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन पे जब आप क्लिक करते हो, तो जो भी प्रोडक्ट बायर को रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, जो भी स्पेसिफिकेशन बायर को आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें नहीं खुल रहा है कोई भी, शायद इस टेंडर में कोई टेक्निकल एरर है। दूसरा टेंडर में ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ये टेंडर है, तो सेम चीज है, कब निकला कब खत्म हुआ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, विद वैलिडिटी, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बायर यहाँ पे जयप्रकाश प्रसाद जी है, और कंसाइनी भी चेक कर लेते हैं। तो कंसाइनी यहाँ पे राशिद अहमद जी है। तो अलग अलग है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कंसाइनी कौन है और मटेरियल आपको कहाँ पे देना है। स्पेसिफिकेशन पे जब आप क्लिक करते हो, तो स्पेसिफिकेशन में ना आपको यहाँ पे इस तरीके से स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है कि बायर को किस स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जेम किस तरीके से वर्क करता है। जेम एक कैटेगरी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और कैटेगरीज हर एक प्रोडक्ट की यहाँ पे बना दी गई है। कैटेगरी जेम बनाता है, सेलर प्रोडक्ट अपलोड करता है, और बायर उसे खरीदता है, मतलब बायर उसे प्रोक्योर करता है। अगर प्रोडक्ट अपलोडेड है, बायर तभी खरीद सकता है, अदरवाइज नहीं खरीद सकता। तो जब बायर टेंडर निकालता है, तो वो क्या करता है, मार्केट में जाता है और कैटेगरी में जाके जो भी स्पेसिफिकेशन उसे रिक्वायर्ड है वो डालता है। और जो भी प्रोडक्ट उसको मैच कर रहे होते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके वो टेंडर फ्लोट कर देता है। तो उस प्रोडक्ट के जो टेक्निकल पैरामीटर है ना, वो इस तरीके से बिड के टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं जो बायर को रिक्वायरमेंट है। तो जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे गिवन है ना, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बायर ने डिमांड करी है, इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिकेशन कैटेगरी में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में था तभी टेंडर निकला है, अगर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होता तो टेंडर निकल ही नहीं सकता।
तो जब आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो ना, पार्टिसिपेट जब मैंने किया तो सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, नो, यू हैव नो मैचिंग प्रोडक्ट अवेलेबल अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस कैटेगरी का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मेरी प्रोफाइल में एडेड है, तभी सॉफ्टवेयर मुझे इस कैटेगरी का टेंडर दिखा रहा है लॉगिन करने के बाद। बट हो सकता है कि बायर की जो रिक्वायरमेंट है ना, बायर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट या फिर एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मेरी प्रोफाइल में एडेड ना हो। तो हमें करना क्या होता है, अगर हमें इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो हमें बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट पैरामीटर्स पे प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ता है। तो आज से पहले जब आप टेंडर पार्टिसिपेट करते थे ना, ई प्रोक्योरमेंट पे या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं था, मतलब कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वहां पे आप जो भी कॉम्प्लाइंस बना के देते थे ना, वो पेपर पे बना के देते थे। जो भी बायर को रिक्वायरमेंट है, एक जगह आप वो लिख देते थे और एक जगह आप अपनी रिक्वायरमेंट डालते थे कि आपने ये मांगा है, हम ये दे रहे हैं, यस, आपने ये मांगा है, हम ये दे रहे हैं, यस, और कहीं पे डेविएशन होती थी तो आप वो मेंशन कर देते थे। बट अब ये क्योंकि कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो अगर आपको इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट पैरामीटर्स पे प्रोडक्ट अपलोड करना होगा। मान लीजिए एक टेंडर निकला और टेंडर निकला स्मार्टफोन का, जिसमें बायर को इंटरनल मेमोरी उसमें 128 GB चाहिए। अब आपके पास जो मॉडल है ना ऑफर करने के लिए, वो 256 GB का है। तो 256 GB का अगर मॉडल आप ऑफर करना चाह रहे हो, तो आप अपनी तरफ से तो आप डबल कैपेसिटी का आप ऑफर दे रहे हो, सुपीरियर क्वालिटी का दे रहे हो और एक अच्छा प्रोडक्ट वहां पे देने की कोशिश कर रहे हो। बट सॉफ्टवेयर क्यों ना ये वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अगर टेंडर निकला है 128 GB पे, तो पार्टिसिपेट भी 128 GB पे ही होगा, ना ही 256 पे, ना ही 64 पे, ना ही 120 पे, ना ही 150 पे। तो कहने का ये मतलब है कि बायर की जो भी रिक्वायरमेंट है ना, एग्जैक्ट सेम पैरामीटर्स पे आपको प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ता है, तभी आप टेंडर पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर हमें इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो हमें बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपलोड करना है। प्रोडक्ट अपलोड करने के हमने दो वो समझे थे ऑप्शन, दो तरीके हैं प्रोडक्ट अपलोड करने के। एक है पेयरिंग क्लोनिंग, जहां पे आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, और दूसरा है फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग, जहां पे आप नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग क्लोनिंग में जाएंगे। ये जो कैटेगरी का नेम है ना, ये उस कैटेगरी का नेम है जिस कैटेगरी में टेंडर निकला है। तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे। मार्केट में जाने के बाद उस कैटेगरी को ओपन करोगे जिस कैटेगरी में टेंडर निकला है। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया कैटेगरी को। कैटेगरी में जाने के बाद ना एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है हमें। लेफ्ट हैंड साइड में ना यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं। ये वही स्पेसिफिकेशन होंगे जो बायर ने टेंडर में आपसे डिमांड करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन ऐसा हो जो आपको कैटेगरी में ना मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मटेरियल ऑफ हैंडल। तो हमें क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है कि बायर ने जो प्रोडक्ट मांगा है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे मटेरियल ऑफ हैंडल, बायर ने क्या मांगा है, प्लास्टिक। तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मटेरियल ऑफ हैंडल में जाके प्लास्टिक सेलेक्ट कर लूंगा। तो अभी इस कैटेगरी में ना 2141 प्रोडक्ट्स अपलोडेड है। बट हर कोई इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पार्टिसिपेट वही लोग कर सकते हैं जो बायर की रिक्वायरमेंट को मैच कर रहे हैं। तो बायर को प्लास्टिक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक सेलेक्ट कर लिया। बाकी के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो इस टेंडर में नहीं कर सकते, वो कंपटीशन से बाहर है। दूसरा है यहाँ पे टाइप ऑफ ब्रूम, बायर ने क्या मांगा है, सॉफ्ट ब्रूम विद ग्रास स्ट्रिप्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बायर ने जो पैरामीटर मांगा है उसे सेलेक्ट कर दूंगा, सॉफ्ट ब्रूम विद ग्रास स्ट्रिप्स। उसके बाद है यहाँ पे वेट है, लेंथ है, और लेंथ ऑफ ब्रूम है, और लेंथ ऑफ प्लग है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे बायर ने क्या करा, मल्टीपल ऑप्शंस अलाउड करें। इनमें से कोई भी आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल हो स्पेसिफिकेशन, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढ लोगे, और किसी भी एक प्रोडक्ट को जिससे आपको पार्टिसिपेशन देना है उसे आप पेयर क्लोन करके अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दोगे। तो जिस भी
प्रोडक्ट को आपको यूज करना है पार्टिसिपेशन के लिए, आप उसे पेयरिंग क्लोनिंग करके अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दोगे। अब ऐड करने के बाद ना सॉफ्टवेयर इस विंडो में, मतलब बिड के अंदर उस प्रोडक्ट को क्रॉल करने में ना टाइम लगाता है, मिनिमम 24 घंटे का या फिर मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम तो लगाता ही लगाता है। मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगाता है, मिनिमम कभी कभार ये 2 घंटे में भी आ जाता है यहाँ पे, कभी कभार 6 घंटे में भी आ जाता है, कभी कभार 10 मिनट में भी आ जाता है, कभी कभार 2 मिनट में भी आ जाता है। तो ये कोई ना स्टैंडर्ड टैग नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जेम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि कभी कभार ट्रैफिक ज्यादा होता है तो चीजों को क्रॉल होने में ज्यादा टाइम लगता है, कम ट्रैफिक होता है तो इंस्टेंट सारी चीजें हो जाती हैं। तो अभी जैसे मार्च का टाइम चल रहा है, तो मार्च के टाइम पे क्या होता है, काफी हैवी ट्रैफिक होता है वेबसाइट के ऊपर। तो अभी 24 घंटे का टाइम लग रहा है सॉफ्टवेयर बिड के अंदर प्रोडक्ट को क्रॉल करने में। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आपको कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो एटलीस्ट 1-2 दिन पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा, और जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट कैटलॉगिंग आपको करके रखनी पड़ेगी, ताकि वो जो प्रोडक्ट है यहाँ पे टाइमली क्रॉल हो जाए। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि आज का टेंडर है और आज ही आप एक्टिवेट हो रहे हो, और आज ही मतलब आप कैटलॉगिंग कर रहे हो, और कैटलॉगिंग तो आप कर लोगे, प्रोडक्ट भी आपका पब्लिश हो जाएगा, बट इस टेंडर में मतलब वो इस टेंडर में वो कैटलॉग आपका फेच नहीं हो पाएगा, तो आप पार्टिसिपेशन ही नहीं दे पाओगे। तो जब प्रोडक्ट फेच हो जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस किस तरीके से करना है वो समझ लेते हैं। एक ऐसा टेंडर ओपन कर लेते हैं जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हो, ताकि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी समझा सकूं कि किस डॉक्यूमेंट का क्या मीनिंग है। ओके, तो आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे। वो तो सारा प्रोसेस सेम है, मैं उसके बाद का प्रोसेस बता देता हूँ। जब वो क्रॉल हो जाता है तो उसके बाद आप कैसे कर सकते हो, सेलेक्ट कैटलॉग पे आप जाओगे। तो जब आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा ना, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप क्या करोगे, उसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा ओपन होता है वो प्राइस का ओपन होता है। आपको आप जो भी टेंडर में प्राइस डालना चाहते हो या फिर अ, जिस भी प्राइस के साथ इस टेंडर को पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डालोगे। ओके, ये टेंडर ना 10 मिनट में खत्म हो रहा है, तो मैं कोई दूसरा टेंडर ओपन कर लेता हूँ, वरना ये फिर आधे में ही रह जाएगा। तो जब सॉफ्टवेयर आपके प्रोडक्ट को क्रॉल कर लेता है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्राइजेस डालने होते हैं, जो भी इस टेंडर में आप कोट करना चाहते हो। तो जो भी आपका प्राइस है ना वो आपको यहाँ पे डालना होता है। और जो भी प्राइस आप यहाँ पे डालोगे वो आपको सब कुछ इंक्लूड करके डालना होता है, मतलब आपका टैक्स इसमें इंक्लूड होना चाहिए, आपका प्रॉफिट इनका इसमें इंक्लूड होना चाहिए, और जितने भी खर्चे हैं आपके, अगर कोई फ्रेट चार्जेस है, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, जितने भी आपके खर्चे हैं सारे ही इंक्लूड करके आपको यहाँ पे डालने हैं। यही वो अमाउंट है जिसके ऊपर परचेज ऑर्डर जनरेट होता है, इसके ऊपर आपको कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं सारे इंक्लूड करके आपको यहाँ पे डालने हैं। प्लस जेम के भी कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, उसको भी अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि अ, जैसे ही आप 20 लाख के ऑर्डर जेम पे कंप्लीट कर लेते हो, 20 लाख के ऑर्डर जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो जेम पे, 10,000 प्लस जीएसटी की पेमेंट आपको जेम को करनी होती है एज अ ट्रांजेक्शन चार्ज। दोबारा उसी ईयर अगर आप दोबारा से 20 लाख कर लेते हो, मतलब अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मान लीजिए कि आपने अक्टूबर में माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया 20 लाख का, तो 10,000 प्लस जीएसटी की आपको पेमेंट करनी होगी। और दिसंबर में आपने दोबारा से कर लिया तो दोबारा से आपको 10,000 प्लस जीएसटी की पेमेंट आपको जेम को करनी होगी। जैसे ही आप एक बारी माइलस्टोन कंप्लीट कर लेते हो, माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद कोई भी ऑर्डर अगर आपको 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का आता है सिंगल ऑर्डर वैल्यू, तो उसका 0.5% आपको जेम को देना होता है एज अ ट्रांजेक्शन चार्ज। ठीक है, तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सॉफ्टवेयर आपसे मांग रहा है, या फिर डॉक्यूमेंट जो इस टेंडर में आपसे मांगे गए हैं वो सॉफ्टवेयर आपसे मांग रहा है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है सॉफ्टवेयर आपसे, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर,
सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ओईएम एनुअल टर्नओवर, एडिशनल डॉक्यूमेंट 1। तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का क्या मतलब है? एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आपको जो भी काम, मतलब जो भी एक्सपीरियंस आपने लास्ट 3 इयर्स में लिया है, या फिर जो भी काम आपने किया है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। कितना सबमिट करना होता है यहाँ पे मेंशन होता है कि कितना आपको एक्सपीरियंस देना है। जैसे यहाँ पे ईयर्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कितना मांगा गया है? 2 साल का मांगा गया। तो लास्ट 2 इयर्स में जो भी काम आपने किया है उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसका एक पीडीएफ आप बनाओगे और पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड करोगे। आपका परचेज ऑर्डर, आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या फिर जो भी प्रूफ आपके पास है उसका एक पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद है यहाँ पे पास परफॉर्मेंस। पास परफॉर्मेंस में भी ना आपको पास वर्क ऑर्डर ही लगाने होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस ही दिखाना होता है। बट ये थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। इसमें ना डिफाइन होता है टेंडर डॉक्यूमेंट में आपको पास परफॉर्मेंस कितना देना है। जैसे इसमें पास परफॉर्मेंस 20% देना है। तो ये जो पास परफॉर्मेंस है ना, ये 20% पहले क्वांटिटी वाइज होती है और फिर वैल्यू वाइज होती है। मतलब आप कोई ऐसा टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें 100 क्वांटिटी डिमांड करी गई है और पास परफॉर्मेंस मांगी है 20% की, तो 20 क्वांटिटी आपने पहले कहीं पे सप्लाई करा होना चाहिए, उसका प्रूफ देना है। 40% मांगा गया होता है तो 40 क्वांटिटी, 50% मांगा गया होता है 50 क्वांटिटी। तो जो भी आपसे मांगा गया है वो आपको देना है एज अ पीडीएफ बना के। बट जिस केस में क्वांटिटी सिंगल है, जैसे इस जो हम टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे सिंगल क्वांटिटी का ये टेंडर है, तो इस केस में ये वैल्यू वाइज कैलकुलेट होगा। मतलब आप जो टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसका जो लमसम, उसका जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है या फिर 1 करोड़ रुपए है, तो 20% कितना हुआ? 20 लाख रुपए तक का काम आपने पहले किया होना चाहिए, उसको आपको सबमिट करना। उसके बाद है बिडर टर्नओवर। बिडर टर्नओवर में आपको अपना टर्नओवर सर्टिफिकेट देना होता है। आपका सीए आपको एक टर्नओवर सर्टिफिकेट बना के दे देगा अपने लेटर हेड पे, जहाँ पे आपके टर्नओवर डिक्लेयर कर देता है वो, तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो टर्नओवर में तो ज्यादा कुछ आप कर नहीं कर सकते। एज पर एक्चुअल जो भी टर्नओवर आपकी होगी उसका सर्टिफिकेट आपको सीए बना के देगा, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। बट इस टेंडर में क्वालिफाई करने के लिए कितनी टर्नओवर डिमांड कर रखी है वो इस टेंडर में लिखा होता है। मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द बिडर कितनी रिक्वायर्ड है? 20 लाख। तो जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी वो तो एज पर एक्चुअल आपका सीए दे देगा, वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद है सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी का मतलब है सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन। एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन ना आपको दो जगह देखने को मिलती है। एक, जब आप टेंडर ओपन करते हो तो कंसाइनी के ऊपर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसको आप पढ़ लोगे। जो जो डॉक्यूमेंट बायर ने आपसे डिमांड करे हैं वो आपको सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे आईएसओ मांगा गया है, एक और टाइप का आईएसओ मांगा गया है, तो जो भी डॉक्यूमेंट बायर ने आपसे मांगे हैं, वो डॉक्यूमेंट आप वहां पे सबमिट करोगे एडिशनल डॉक्यूमेंट में। एक तो ऑप्शन है एटीसी देखने का। यहाँ से कभी कभार क्या होता है कि ये वाला जो बटन है या फिर ये जो लिंक है वर्क नहीं करता। तो जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो ना, तो टेंडर डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में भी यहाँ पे एटीसी मेंशन होती है, बायर एडिट बिड स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन में आपको एडिशनल जो डॉक्यूमेंट बायर ने मांगे वो देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट बायर ने आपसे मांगे हैं ना, तो डॉक्यूमेंट आपको देना है। अगर कोई जेनरिक क्लॉज खाली बायर ने आपको बताया है तो वहां पे एक डिक्लेरेशन आप बना के दे सकते हो कि आपने जो एटीसी में डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं या फिर जो भी शर्तें रखी हैं वो हमने पढ़ ली हैं और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और कल को अगर हमें टेंडर मिलता है तो हम रेडी हैं आप ही के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उस टेंडर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एक बिड डिक्लेरेशन, बिड एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन आप बना के सबमिट कर दोगे। तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सबमिट करोगे। उसके बाद है यहाँ पे ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसका कोई और ओईएम है, आप रीसेलर हो, तो उसका ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अगर आप खुद ही ओईएम हो तो सेल्फ डिक्लेयर कर दोगे कि हम ही इस प्रोडक्ट के ओईएम है और इससे रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लेते हैं, तो वो आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद है यहाँ पे ओईएम एनुअल टर्नओवर। ओईएम एनुअल टर्नओवर का मतलब है कि आपका जो ओईएम का टर्नओवर सर्टिफिकेट है आप वो यहाँ पे अपलोड करोगे।
अगर आप खुद ही ओईएम हो तो यहाँ पे अपना ही टर्नओवर सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा दोगे। उसके बाद है एडिशनल डॉक्यूमेंट वन। एडिशनल डॉक्यूमेंट वन का क्या मतलब होता है? देखिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देने, ये एडिशनल स्पेस आपको दिया जाता है। जैसे एटीसी में बायर ने आपसे काफी सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए, बट यहाँ पे जो फाइल अपलोड होती है ना, वो मैक्सिमम 10 MB की होती है, इससे ज्यादा की फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे एकोमोडेट नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पे भी उसको अपलोड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, एक एक करके ये सारे ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे। एक एक करके आप ये सारे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। ये है, आर यू मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर आप एमएसएमई हो इस ओईएम प्रोडक्ट के, तो आप इसे यस करके अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। नहीं हो तो नो करके आप आगे प्रोसीड कर दोगे। तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट जो आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आप यस करके आगे प्रोसीड कर जाओगे। प्रोसीड करने के बाद लास्ट वाला स्टेप जो है हमारा ओटीपी का आ गया। ओटीपी से पहले ना यहाँ पे एक स्टेप होता है ईएमडी और ईपीबीजी। इस टेंडर में डिमांड नहीं कर रखा था, तो इसीलिए हम डायरेक्टली ओटीपी वाले पे लास्ट स्टेप पे आ गए। ईएमडी और ईपीबीजी क्या होता है? ईएमडी की फुल फॉर्म होती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ईएमडी आपको टेंडर पार्टिसिपेट करने से पहले देनी होती है। ईएमडी बायर आपसे क्यों मांगता है? ताकि वो इंश्योर कर सके कि जितने भी बिडर्स इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं उस काम को करने के लिए। ऐसे नहीं कि कल को उनको ऑर्डर दे दिया जाए और वो बोले कि हमने तो खाली ऐसी पार्टिसिपेशन के लिए डाला था, अब हम नहीं डाल सकते, अब नहीं दे सकते हैं मटेरियल। तो टेंडर को सक्सेसफुल बायर बना पाए, इंश्योर करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट बायर क्या करता है, ईएमडी के रूप में अपने पास डिपॉजिट करा लेता है। जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबको ईएमडी देना मैंडेटरी है। जिसको वो टेंडर मिलता है उसकी ईएमडी आगे एडजस्ट हो जाती है। जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं या फिर L2 L3 होते हैं, उनकी जो ईएमडी है 100% उनको वापस मिल जाती है। दूसरा है यहाँ पे ईपीबीजी। ईपीबीजी की फुल फॉर्म है ई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ईपीबीजी उसको देनी होती है जिसको टेंडर मिलता है। क्यों देनी होती है? कि देखिए, मान लीजिए कि एक टेंडर किसी वेंडर को मिला जिसमें उसे 10 डेस्कटॉप देने थे, और 10 डेस्कटॉप के साथ साथ उसे 3 साल की मेंटेनेंस भी देनी थी। तो जब डेस्कटॉप उसने सप्लाई करे तो उसे पेमेंट पूरी मिल गई, डेस्कटॉप की भी मिल गई और 3 साल की मेंटेनेंस की भी मिल गई। तो अब क्या भरोसा वो 3 साल की मेंटेनेंस दे ना दे। तो उससे बचने के लिए या फिर स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए बायर क्या करता है, एक छोटा सा अमाउंट अपने पास रख लेता है कि जो भी शर्तें हुई हैं या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको टेंडर दिया गया है, आप उसे कंप्लीट कर लो, सर्विसेज देते रहो। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप वो अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएगा। तो ईएमडी ईपीबीजी का ये मतलब होता है। लास्ट स्टेप है हमारा ओटीपी का। आप इसे एग्री करेंगे और वेरीफाई विद ओटीपी करेंगे, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के आप इस टेंडर को सबमिट करेंगे। ओटीपी डाला और इसे सबमिट करेंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली टेंडर पार्टिसिपेट हो जाता है। पार्टिसिपेट होने के बाद यहाँ पे एक बिड पार्टिसिपेशन डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो जाता है। इसे आप सेव करके रख सकते हो अपने पास। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपने जो टेंडर पार्टिसिपेट किया वो गलती से आपने प्राइस गलत कर दिया या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे ना विड्रॉ बिड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे विड्रॉ बिड करके आप यहाँ पे रीजन देके आप इस टेंडर को ना विड्रॉ कर सकते हो। 3 बार आप इसे विड्रॉ करके रीपार्टिसिपेट कर सकते हो, जब तक इसकी डेडलाइन खत्म नहीं हो जाती। एक बार डेडलाइन क्लोज हो गई तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिड टेंडर पार्टिसिपेट करना होता है। तो एक नॉर्मली एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है कि टेंडर में 10 डॉक्यूमेंट मांगे हैं, 10 में से हमारे पास तो 8 ही डॉक्यूमेंट है। तो देखो, एक तो तरीका ये होता है कि दो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसकी वजह से आप पार्टिसिपेट ही मत करो।
तो नहीं करोगे तो जीरो है रिजल्ट। बट मेरा ये सजेशन है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उसके साथ आप पार्टिसिपेट दे दो, पार्टिसिपेशन कर दो, और लेट बायर डिसाइड कि वो आपको क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपने किया है तो हो सकता है 5% चांसेस ऐसे हो कि आप क्वालिफाई कर जाओ। और इनकेस अगर आपको बायर डिस्क्वालीफाई करता है उस रीजन पे जो आपने नहीं दिए डॉक्यूमेंट, तो वो बायर सही है, फिर आप उससे फाइट नहीं कर सकते। ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बट एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा कि किस तरीके से टेंडर वर्क करता है। तो नॉर्मली इस तरीके से आप टेंडर पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो। एक और चीज, देखिए जब भी टेंडर निकलता है ना और आपको किसी टेंडर में कंफ्यूजन है, आपको कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा टेंडर में, तो जब भी टेंडर निकलता है तो स्टार्टिंग के 4 डेज में ना आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट रिप्रेजेंटेशन का। क्रिएट रिप्रेजेंटेशन पे जाके अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने बायर से पूछ सकते हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ। तो किसी भी टेंडर में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि बायर ने आपसे क्या डिमांड किया है, तो जब भी टेंडर निकलता है ना तो स्टार्टिंग के 4 डेज में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी जो क्वेरी है ना वो बायर से पूछ सकते हो। और बायर के लिए मैंडेटरी है उस क्वेरी का रिप्लाई करना। बायर उसे स्किप नहीं कर सकता या फिर उसे इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए ये टेंडर 21 तारीख को निकला है, तो यहाँ पे क्रिएट रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट रिप्रेजेंटेशन पे जाके आप अपनी क्वेरी ना बायर से यहाँ पे पूछ सकते हो। बायर के लिए मैंडेटरी है इस क्वेरी का रिप्लाई करना। अगर बायर रिप्लाई नहीं करता या फिर उनसे मिस हो जाता है, तो जब वो टेंडर ओपन करने की कोशिश करेंगे ना तो सॉफ्टवेयर उसे ओपन ही नहीं करने देता। उन्हें पहले टेंडर को 3 दिन के लिए, मतलब 3 डेज के लिए उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपके क्वेरी का रिप्लाई करना पड़ेगा, तब वो उस टेंडर को ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग के 4 डेज में जब भी टेंडर निकलता है, स्टार्टिंग के 4 डेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है। 4 दिन बाद ये विंडो क्लोज हो जाती है। 4 दिन बाद आपको यहाँ पे माई रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। माई रिप्रेजेंटेशन में अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन पहले डाली होगी तो वो देखने को मिलती है, अदरवाइज आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ना आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिड टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी ही चीज़ें हमने समझी कि एक टेंडर को फिल करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या किस प्रोडक्ट का या फिर किस पॉइंट का क्या मतलब है, वो सारा ही हमने इसमें कवर किया है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, मतलब बाकी के जो टाइप्स ऑफ बिड हैं, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड बिड तो हमने आज पार्टिसिपेट करके देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्विस बिड पार्टिसिपेट करके देखेंगे कि सर्विस बिड किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद हर एक टेंडर को हम पार्टिसिपेट करके देखेंगे कि किस तरीके से आपको कस्टम टेंडर पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से आपको बीओक्यू टेंडर पार्टिसिपेट करना है। तो ये था हमारा वीडियो प्रोडक्ट बेस्ड बिड के रिगार्डिंग। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और हम इस सीरीज में आगे चलेंगे और समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।